नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। आपको पता है 2022 चलने लगा है और उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव में क्या रणनीतियां नेता और राष्ट्रीय पार्टियां बना रही हैं, क्षेत्रीय पार्टियां बना रही हैं, हम सब उसको दिखा रहे हैं, विस्तार से आपके सामने ला रहे हैं। हम नेताओं से भी बात कर रहे हैं, हम रास्ते में जा रहे मजदूरों से भी बात करते हैं, असंगठित कर्मचारियों से भी बात करते हैं, इसके बाद वहाँ जनता की राय भी लेते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ असंगठित कर्मचारी मजदूर यूनियन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मर्तुलिया जी हैं। सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। जी नमस्कार। 2022 शुरू हो गया है, चुनावी बिगुल बज चुका है और आप जिस संगठन से बिलोंग करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संख्या बहुत ज़्यादा है आपके पास भी। आप उनके विचारों को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनकी भावनाओं को जानते हैं, ज़मीनी स्तर पे आपने उनको देखा है। तो क्या कुछ चल रहा है उनके बीच में कि किस पार्टी की तरफ उनका रुझान जा रहा है? देखिए, इस चुनाव में जो कर्मचारियों की, असंगठित कर्मचारी हैं, मजदूर हैं जितने भी हमारे, उनकी अहम भूमिका रहेगी इस चुनाव में, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे मजदूरों को छला गया है, हमारे किसानों को छला गया है और हमारे असंगठित क्षेत्र के जितने भी मजदूर हैं सबको पूरी तरह से सरकार ने छला है। मैं इस चीज़ की दावा कर सकता हूँ, दावा कर रहा हूँ कि इस चुनाव में जो हमारे मजदूरों की भूमिका होगी, बिल्कुल अहम भूमिका होगी। जीत का जो भी पार्टी अगर जीतेगी तो असंगठित कर्मचारी मजदूरों के बल पे ही जीतेगी। लेकिन हम समर्थन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो असंगठित कर्मचारियों के लिए हर वक्त उसने काम किया है। जब से कांग्रेस पार्टी सत्ता से गई, असंगठित कर्मचारी मजदूरों का जो है सबसे बद से बदतर हाल हो गया है। यहाँ सिर्फ छला जाता है मजदूरों को, सिर्फ मजदूरों को समझिए एक लॉलीपॉप दिया जाता है। अभी लेटेस्ट में एक नया इन लोगों ने जुमला फेंका कि भाई मजदूरों को जो है, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनको राशन दिया जाए। हम देख रहे हैं उसमें 100 रुपये का राशन है, मगर 250 रुपये का वो राशन वाला थैली है जिसमें योगी और मोदी जी की फ़ोटो लगी है। ये कहाँ तक सही है भाई? अगर ऐसे हम कह रहे हैं हमारे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को आप भीख मत दीजिए, हमें आपका भीख नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। 1000 रुपये भी तो भेज रहे श्रम कार्ड के माध्यम से। जी बिल्कुल, वो मैं क्या कहूँ, हमारा कहने का मतलब है कि हमको भीख नहीं चाहिए, मजदूरों को भीख नहीं चाहिए। आप हमें काम दीजिए ना, हमसे काम क्यों छीन रहे हैं आप बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ बंद कर दी आप लोगों ने, छोटे छोटे फैक्ट्रियों को बंद कर दिया, छोटे दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं। जहाँ हमारे असंगठित क्षेत्र के लोग काम करते थे, मजदूरी करते थे और दुकानों में काम करते थे, आज उनको दुकानों से बाहर कर दिया गया क्योंकि उनका कहीं बिक्री हो ही नहीं रहा है और मार्केट की स्थिति उनसे बद से बदतर कर दी है। मजदूर आप समझिए ये लाले पड़े हैं मजदूरों के कि खाने को लाले पड़े हैं। मैं देखता हूँ, मैं क्षेत्र में घूमता हूँ, मेरे पूरे कानपुर में 5-6 लाख जो है मजदूर हमारे असंगठित कर्मचारी मजदूर यूनियन के सदस्य हैं, जो सक्रिय सदस्य हैं। मैं सबके बीच में जाता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, उनकी समस्याएं जब सुनता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। मुझे इस बात का दुख होता है कि आखिर इन मजदूरों का है कौन? वोट लेते वक्त तो घर घर जाते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, विधायक जी कहते हैं, सांसद जी कहते हैं कि हमको वोट दिया जाए, मेयर जी कहते हैं हमको वोट दिया जाए। अरे हमारे लोग इतने सीधे साधे व्यक्ति हैं, असंगठित क्षेत्र के मजदूर इतने सीधे हैं कि आप लोगों के छलाव में आ जाते हैं। उसके बाद आप लोग जब जीत जाते हैं, जीतने के बाद उनकी तरफ शकल तक नहीं दिखाते हैं। अगर हमारा असंगठित क्षेत्र का मजदूर आप लोगों से मिलने जाता है तो वो कहते हैं अरे ठीक है, उसको बाहर बैठा लिया, अभी कोई काम नहीं, बाद में देखते हैं इनका। तो ये क्या है? ये तो सिर्फ छल है ना, छलावा है ये। विजय जी ये कह रहे हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए बोल रहे हैं ये बात कि इस वर्तमान में 5 साल से पीछे चले जाएं, सपा के लिए भी आप यही बोल रहे हैं? मैं एक बीजेपी के लिए नहीं, मैं सपा और बसपा के लिए भी ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने भी कोई पीछे भी कोई कार्य नहीं किया असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई, इन्होंने तो बिल्कुल नैया ही डुबो दिया। आप समझो काम ही है ही नहीं काम। क्या आपके संगठन के लोग वो कोरोना काल भूल चुके हैं? जब क्या अभी जेहन में है कुछ उसके विपरीत ही वोट पड़ेगा? देखिए, हम लोग कोरोना काल भूले नहीं हैं, बस चुप हैं। हमारे मजदूर चुप हैं, हमारे किसान चुप हैं। वो उसका जवाब हम इलेक्शन में देंगे कि किसको हमें क्या करना है। हमारा जो शोषण हुआ, जो हमारे मजदूरों का शोषण हुआ, जो लोगों को ये लोग कहते थे कि प्रवासी मजदूर, हमारे मजदूरों को गाली दे रहे थे आप। प्रवासी मजदूर मतलब इस देश के नहीं हैं, दूसरे देश के हैं। प्रवासी कहेंगे हमारे मजदूरों को, हमारे भाइयों को प्रवासी कहेंगे, हमारी बहनों को प्रवासी कहेंगे। ये कहाँ तक सत्य है? आप भी तो गुजरात से आए हैं मोदी जी, आप भी प्रवासी हो गए। आप दिल्ली के कहाँ से हो? आप भी तो प्रवासी हो गए। फिर अगर प्रवासी अगर हमारे बिहार के मजदूरों को, हमारे यूपी के मजदूरों को अगर आप प्रवासी कह रहे हैं तो फिर आप भी प्रवासी हैं।
जाहिर सी बात है योगी जी भी प्रवासी हैं। आप सबको बोलिए ना, आप सिर्फ हमारे मजदूरों को ही इस तरह कटाक्ष करते हैं, उनका शोषण करते हैं आप लोग। और उसके बाद जो है मजदूरों का जो लॉकडाउन लगा करके आप लोगों ने जो तुगलकी फरमान सुनाया था, हमें पूछो, हमें दर्द है, हमें पता है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के लोग दिल्ली से निकल पड़े थे, गुजरात से निकल पड़े थे, पैदल निकल रहे थे। आप लोगों ने यहाँ तक कि रास्ते पैदल चलने तक की रोक लगा दी, पुलिस वाले डंडे चला रहे थे उनके ऊपर। रैलियों में बसें हैं, लेकिन उसमें प्रवासियों मजदूरों में बसें नहीं थी। प्रवासी मजदूरों के लिए बसें कांग्रेस ने व्यवस्था कराई थी, और जिन बसों को इन्होंने फर्जी घोषित किया वो भी नहीं होने दिया इन लोगों ने। अरे खुद नहीं कर रहे थे, कोई दूसरा अगर कर रहा था तो उनको करने दीजिए ना। हमारे मजदूरों को उनके गंतव्य तक, उनके घर तक पहुंचने दीजिए। अगर अपने घर में कुछ न कुछ तो कर ही लेगा वो, और कुछ न कुछ करके अपने बच्चों को वो पाल सकता है अपने घर में। अरे उनको जाने की इजाज़त तो दे देनी चाहिए। आप लोग डंडे मार रहे हो, लाठियाँ चलवा रहे हो उनके ऊपर, ये अभी भूले नहीं हैं। ये जवाब हमारे मजदूर, हमारे असंगठित क्षेत्र के मजदूर आपको जवाब देंगे वोट के रूप में। आप तो कह रहे हैं कि ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें राशन नहीं चाहिए, हमें 1,000 रुपये नहीं चाहिए। ज़मीनी हकीकत में मैं जब जाता हूँ ग्राउंड रिपोर्ट करने, किसी भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर से बात करता हूँ या किसी रेहड़ी पे बैठे हुए किसी व्यक्ति से बात करता हूँ, तो बड़ा खुश है वो। लेकिन वो ये कह रहा है कि नहीं, हमें अनाज मिल रहा है, हमें और क्या चाहिए। योगी जी, मोदी जी जिंदाबाद करता है वो। इसके बाद 1,000 रुपये आ गया तो इसमें बड़ा खुश है। तो ये खुशी दिखाने वाली है या कहीं का कोई डर है कि चलो ठीक है, हम अभी तो बोल दे रहे हैं लेकिन मशीन पे दिखाएंगे, वोटिंग मशीन पे? नहीं, देखिए हमारे मजदूरों की मजबूरी है इनके पक्ष में बोलना। नहीं बोलते हैं तो कुछ ना कुछ मुकदमा लगा के जेल के अंदर कर देंगे, रेहड़ी लगाना भी बंद कर देंगे कल से। कहो इनके नगर निगम की टीम आए, रेहड़ी को उठा के फेंक दे। कैसे बोले वो? आखिर बोले तो अपना दर्द किससे बोले? लेकिन वो जवाब देंगे वोट के रूप में। वोट के, हाँ, वोट के रूप में जवाब मिलेगा, वोटिंग के रूप में जवाब मिलेगा। इसका अब मजबूरी है हम लोगों की, हम इनके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमारे मजदूर गरीब हैं, असहाय हैं, उनके पास कोई काम नहीं है आज के दिन में। अगर वो इनकी अगर न बोले तो कल के दिन भैया ये लोग उठा के उसको कोई जेल में डलवा दें, कहीं कोई मुकदमा लगवा दें, उनके पता छोटे छोटे पान की गुमटियाँ को उखाड़ के फेंकवा दें नगर निगम द्वारा। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो इंसान चुपचाप बैठा है। मजदूर आखिर करे तो क्या कर सकता है इंसान? सिर्फ हमारे जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनके पास रोने के अलावा और कुछ काम बचा नहीं है, क्योंकि काम है ही नहीं, काम मिल नहीं रहा है, क्योंकि आप लोगों ने काम सब जगह बंद कर दिया। आप लोग चाहते हैं कि अडानी अंबानी ही बिजनेस करें, छोटा बिजनेसमैन बिजनेस न कर पाए और सब इनकी गुलामी करे। तो धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री होने से। भाई हमें तो नहीं लगता ऐसे प्रधानमंत्री या हमारे देश के हित के लिए हो, या ऐसे मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के हित के लिए हो। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का शोषण इन लोगों ने बुरी तरीके से किया। और मैं इस बात का दावा करता हूँ, इस इलेक्शन में हमारे असंगठित क्षेत्र के मजदूर दिखा देंगे कि हमको तुम लोगों ने कितना परेशान किया था। उसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये देख लीजिए, सामने अभी इलेक्शन आ रहा है, इस इलेक्शन में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। विजय जी, पिछले 5 साल भाजपा की बात कर लेते हैं जरा। कोरोना काल आया, प्रवासी मजदूरों की संज्ञा भी दी गई, बताया गया है कि नहीं, हम बाहर से लोगों को यहाँ पर नहीं ला पाए। अचानक लॉकडाउन लगाया गया, इसके बाद की दुर्दशा हम सभी जानते हैं क्या हाल रहा था। नन्हे बच्चे तक रोडों पे निकल रहे थे। कैसे देखते हैं, क्या वाकई रोजगार के मामले में योगी सरकार कितना अच्छा या उत्कृष्ट कार्य कर पाई है? आप कितने नंबर उसको देना चाहते हैं? हम आपको एक चीज़ बता दें, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इन लोगों ने सिर्फ जुमलेबाजी की है। पूरे साल 5 साल तक जुमलेबाजी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम मजदूरों के लिए ये करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं। दुनिया की बातें सब इनके पास है। बातों की तो इतने बड़े ये भाषण वीर जिसको कहते हैं, ये भाषण देने में इतने बड़े ताकतवर हैं कि ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं कि हमारे जो गरीब असहाय मजदूर हैं इनके झांसे में आ जाता है। कहते हैं अरे उन्होंने तो ये कहा, ये तो हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ छलावा करते हैं। इन्होंने आज जितने लड़के यूथ हैं, नए लड़के हैं, आज उनके पास काम नहीं है। आज वो नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, 2-2 ढाई हज़ार रुपये फीस देते हैं, और जब एग्ज़ाम दे के आते हैं तो चौथे दिन ये पता चलता है कि वो तो रिजेक्ट कर दिया गया, पेपर लीक हो गया।
मतलब कोई ना कोई बहाना करके ये लोग उसको कैंसिल करते थे। तो ये 2,000 2,500 रुपये अगर एक व्यक्ति से लिया जा रहा है तो पूरे प्रदेश में कम से कम 5 करोड़ लोग एक टाइम पे एग्ज़ाम देते हैं। तो 5 करोड़ इंटू 2,500 करिए कितना हो गया। ये तो लूट रहे हैं हम लोगों को, हमारे नौजवानों को लूटा जा रहा है, छला जा रहा है। उनसे ये पूछिए, सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि वो लड़का जो फार्म भर रहा है 2,500 रुपये का, कि वो इसलिए भर रहा है कि मुझे नौकरी करने को मिलेगा, मैं अपनी प्रतिभा दिखाऊंगा, मैं अपनी टैलेंट से नौकरी पाऊंगा, वो इस लालच में आपके यहाँ 2,500 रुपये जमा करता है। कि जब वो 2,500 जमा करता है, उनसे ये पूछता हूँ मैं कि 2,500 आखिर वो आता कहाँ से है। वो भी किसी मजदूर का बेटा है, वो भी मजदूरी करके जब 2,500 कमा के वो घर में रखता है, तब लड़का जा करके जिद करके वो अपना फार्म भरता है। और आप लोगों ने एक झटके में छीन लिया 2,500 रुपया भी उनसे, और परीक्षा भी रद्द करा दी। तो कहाँ तुम रोजगार दे रहे हो भैया, किस जगह पे रोजगार दे रहे हो, आखिर किस क्षेत्र में रोजगार दे रहे हो। कांग्रेस की सरकार अगर यूपी में आती है तो क्या कुछ करने वाली है, क्या आप उसको क्या रोड मैप देने वाले हैं इन मजदूरों के लिए? देखिए, कांग्रेस की सरकार शुरू से जब रही है, कांग्रेस की सरकार चाहे प्रदेश में रही हो, चाहे देखो उत्तराखंड में आप देख लीजिए कांग्रेस सरकार रही। जब शुरुआत हुआ तो कांग्रेस सरकार ने एन डी तिवारी जी ने, जो वहाँ पर मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ पर रोज़गार का व्यवस्था किया। पहले गरीब असहाय मज़दूरों के लिए, असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, वो फैक्ट्री वालों को बुलवाया, वहाँ फैक्ट्री लगाया, बोला हम आपको 40%, 45%, 60% हम आपको जो है इसमें छूट दे रहे हैं, आप लोग फैक्ट्री लगाइए। मगर यहाँ के जो बेरोज़गार हैं, जो यहाँ पहाड़ से पलायन दिन प्रतिदिन हो रहा है, जिनको रोज़गार यहाँ पर है नहीं, उस रोज़गार को दिलाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया कांग्रेस गवर्नमेंट ने वहाँ पर, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई। और बड़ी बड़ी जब फैक्ट्रियाँ लगी तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिला। इस बात की मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों को जब रोज़गार मिलता है, वो खुश दिखते हैं, तो उनसे दुगना खुशी मुझे होता है। ऐसे ही केंद्र में कांग्रेस सरकार रही, असंगठित क्षेत्र के बहुत काम किया, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ भी लगवाई। देखिए अभी रायबरेली में देखिए रेल कोच फैक्ट्री लगाए, वहाँ पर हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला। इन लोगों की तरह नहीं किया कि हमारे असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों को इसने गुजरात से टेक्सटाइल की कंपनी हटा दी, करोड़ों लोग उसमें बेरोज़गार हुए। आखिर वो लोग कहाँ गए होंगे, कहाँ उनको रोजी मिली होगी, और अपने घर कैसे चला रहे होंगे। इन लोगों को ये कभी नहीं सोचना, इन लोगों को सिर्फ अपना सोचना है कि हमारी सीट बची रहे, ये साले मर जाए तो मर जाए, जिए मरे कोई मतलब नहीं, ये कीड़े मकोड़े हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूर इनके नज़रों में कीड़े मकोड़े हैं। बात उत्तराखंड की हुई, यूपी में तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस उस स्तर पे है कि ठीक है, लड़ रही है, पहले से अच्छी स्थिति में आ गई है। पहले तो ज़मीन बेहतर स्थिति है, अच्छी नहीं बहुत बेहतर स्थिति है। यूपी में जब से प्रियंका गांधी ने बागडोर संभाला है, प्रियंका गांधी जी ने वो तूफान लाए हैं कि मतलब समझिए आप 50% आधी आबादी जो होती है ना, महिलाओं की होती है, आधी आबादी महिलाओं की है। और उन्होंने सबसे पहले इतना बढ़िया नारा दिया कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ताकत दिया, नए नए लड़कियों को ताकत दिया कि नहीं आगे बढ़ो, ये ज़रूरी नहीं कि पुरुष प्रधान देश है, पुरुष ही सब कुछ कर सकता है, नहीं आप भी कर सकते हैं, आप करिए, आगे बढ़िए। जब आप थोड़ा दिक्कत नहीं हो गई कि किसी एक सीट पे एक पुरुष तैयारी कर रहा था, उस पर आके फिर अचानक से एक महिला आ जाएगी, वहाँ पे पुरुष बहुत दिन से तैयारी कर रहा है, अचानक कमज़ोर महिला नहीं उतार दी जाएगी। फिर एक सशक्त कैंडिडेट को हटा के कहीं कमज़ोर महिला उतारेगी तो सीट तो चली गई ना फिर वहाँ से, और उस व्यक्ति के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मान लीजिए कुंवारा है या उसकी बीवी जॉब में है, उसके पास महिला का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये तो एक थोड़ा सा घटने वाली बात हो गई ना। देखिए ऐसा है इसमें ना, जैसे आधी आबादी महिलाओं की है, तो प्रियंका गांधी जी अगर महिलाओं को सम्मान दे रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं इस फैसले का। और वाकई लड़की कहीं से कमज़ोर नहीं है, क्योंकि देखो मेरी माँ भी एक लड़की थी, ठीक है, वो भी लड़की थी भाई। मैंने भी तो अपनी माँ से जन्म लिया है। ऐसे जितने पुरुष हैं सब ने अपनी माँ से जन्म लिया है, तो माँ से बड़ा कौन हो सकता है। इसलिए मैं जानता हूँ कि लड़की सब जो है बहुत एक ऐसा है, लड़की ही एक ऐसी है जो दुर्गा अवतार। हमारे लोगों, अपने आध्यात्मिक लोगों से पूछिए, जो पूजा पाठ करते हैं सब लोग, उनसे पूछिए कि माँ का कितना बड़ा महत्व होता है, ठीक है। वो अगर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा दिया गया, तो इसके पीछे आप समझिए कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, ताकि महिलाएं आगे बढ़े। जैसे आपने कहा कमज़ोर है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार अगर हम प्रयास करेंगे तो कभी अगर हार हो गया ना, उस हार को कभी हार भी नहीं मानना चाहिए। पुरुष साथ देंगे ना, पुरुष साथ।
पूरे पुरुष हमारे, मैं बता रहा हूँ, पुरुष अगर महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो पुरुष 100% साथ देंगे। इसलिए साथ देंगे क्योंकि हम ये घटनाएं देख देख के बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। आज मतलब प्रदेश में देखो, पूरा देश में देखो, हाहाकार मचा है। कोई किसी का बलात्कार करे दे रहा है, कोई मतलब लड़कियां कहीं भी महफूज नहीं है, यहाँ तक कि इवन अपने घर में तक महफूज नहीं है। ये स्थिति है, ये भयावह स्थिति है। लेकिन अगर इस स्थिति को कंट्रोल करना है तो महिलाओं को आगे आना पड़ेगा स्वयं। जब महिलाएं स्वयं आगे आएंगी, अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगी, उस दिन ये सारी घटनाएं खत्म हो जाएगा। लोग कह रहे हैं कांग्रेस 10 सीट भी नहीं पहुंच रही, आपका क्या आकलन है उत्तर प्रदेश? देखिए, कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं लोग। ऐसे तो कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हम तो 404 सीट ला रहे हैं, और ये क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं हम तो 300 प्लस जा रहे हैं, तो 700-800 सीट हो गए। तो 404 अखिलेश यादव जी को मिल जाएगा और 350 सीट इनको मिल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को। और हाँ, तो अब जब भाई ये लोग दावा कर रहे हैं तो भाई अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू तो कोई भी बन सकता है। सर कितनी लगभग? देखिए, हम आपको बता दें, कांग्रेस में आज के दिन में वो लहर है, प्रेजेंट टाइम पे इस चुनाव में वो लहर है, कांग्रेस का वो कैंडिडेट जीतेगा जिसको लोग सोच नहीं सकते कि कभी जीत सकता है। इस बात का मैं चैलेंज कर सकता हूँ, दावा कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी से ऐसे ऐसे व्यक्ति जीतेंगे कि आदमी उम्मीद नहीं करता कि यार ये जीत सकता है, लेकिन वो जीत के आएगा। ये आप देख लीजिएगा। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, आप देख लीजिएगा। आपके साथ मैं भी बात कर रहा हूँ, और जीतने के बाद भी मैं आपको ये बताऊंगा। देखिए, वो कैंडिडेट थे जिसको लोग कहते थे क्या चुनाव लड़ेगा, ये महिला थी, ये कैसे लड़ सकती है चुनाव, वो देखो इतना कमजोर व्यक्ति है, कैसे चुनाव लड़ सकता है। हम कहेंगे देखिए, वो चुनाव लड़े भी और जीत के भी आए कांग्रेस सीट से। चुनाव में कांग्रेस के साथ चुनौतियाँ बहुत हैं, यहाँ जितने कांग्रेसी हैं ना वो आधे भाजपा ही हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, एक चीज़ हम आपको बताएं, ये इंसान की अपनी अपनी सोच होती है ना। तो बहुत से लोग हैं, बहुत एग्जाम्पल ऐसे हैं जो बहुत से लोग आधे कांग्रेसी आधे भाजपा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उसी वर्ग के नीचे पल बढ़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपने माँ बाप को दगा दे देते हैं, तो वो तो पार्टी है। जो माँ बाप पाल पोस के बड़ा बनाते हैं, शादी हो जाता है, माँ बाप को जो है जाके अनाथ आश्रम में छोड़ जाते हैं या वृद्ध आश्रम में छोड़ जाते हैं। तो ऐसे तो कैसे निपटेगी कांग्रेस इनसे? कुछ है आपके पास? तमाम तरह के लोग हैं। ये तो देखो ये बहुत बड़ा रंगमंच है ये दुनिया। यहाँ तरह तरह के लोग हैं। जब इंसान अपने माँ बाप को छोड़ सकता है, अपनी भाई बहन को छोड़ सकता है, तो पार्टी क्या है उनके लिए यार? कुछ नहीं है पार्टी। मतलब ये है कि पॉसिबिलिटीज है, और ये इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, कांग्रेस में कुछ भाजपाई हैं जो नुकसान दे रहे हैं कांग्रेस को कहीं ना कहीं। कांग्रेस को कोई भी नुकसान नहीं दे सकता है, क्योंकि कांग्रेस एक विचारधारा है। सर्वप्रथम आपको बता दें, कांग्रेस, आप भी कांग्रेस हैं, मैं भी कांग्रेस हूँ, वो भी कांग्रेस है, वो भी कांग्रेस है, हर आदमी कांग्रेस है। जिसकी विचारधारा कांग्रेस है वो कांग्रेस है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी अलग चीज़ होती है, पार्टी अलग चीज़ होती है, कांग्रेस अलग चीज़ है, ठीक है। कांग्रेस की विचारधारा, हम उस विचारधारा के हैं, तो कांग्रेस हम हैं, मैं कांग्रेस हूँ, ठीक है। मैं कांग्रेस हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरी विचारधारा है, ठीक है। और रही बात, देखो गांधी नेहरू, हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, गांधी नेहरू सिंह ऐसा नहीं है, ये कुछ नहीं है। कांग्रेस का मतलब होता है एक विचारधारा, स्वच्छ विचारधारा, जनता के प्रति साफ़ सुथरी विचारधारा, आम जनता के प्रति साफ़ सुथरी विचारधारा, और असंगठित मजदूर, जो जितने भी मजदूर हैं उनके लिए काम करना या उनको आगे बढ़ाना, उनको रोजी रोज़गार देना। एक एक विचारधारा होती है जो इन लोगों के अंदर नहीं है। ये लोग सिर्फ सीट को लेकर के लड़ते हैं और कुछ मैटर नहीं। और तो सबसे बड़ी बात क्या है कि या तो ये लोग लड़ेंगे जातिवाद पे, या मंदिरवाद पे, या धर्मवाद पे, बस। इसके अलावा इन लोगों के पास कोई जरिया नहीं। पता, मैं कांग्रेस ही एक मात्र ऐसी पार्टी है, कांग्रेस ही मात्र एक ऐसी पार्टी है जो कभी ना जातिवाद, ना धर्मवाद, ना परिवारवाद, मतलब किसी चीज़ पे उन्होंने कभी टिप्पणी नहीं की, और किसी चीज़ को लेकर के चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा। कांग्रेस ने जब भी चुनाव लड़ा है तो विकास के मुद्दे पे लड़ा है, रोज़गार के मुद्दे पे लड़ा, कि मैंने इतना रोज़गार दिया, मैंने इतनी फैक्ट्रियाँ लगाई, हमने इतने एयरपोर्ट बनाए, और हमने इतने फैक्ट्री लगा करके इतने लोगों को रोज़गार दिया। रोज़गार के मुद्दे पे कांग्रेस ने हर वक्त चुनाव लड़ा है। चीज़ और आपके बारे में कही जा रही है कि आपकी सरकार होती है तो वहाँ से प्रधानमंत्री असुरक्षित हो जाते हैं। कहाँ असुरक्षित हो जाते प्रधानमंत्री? अरे ये तो सब प्रोपेगेंडा है। वो तो वहाँ पर 70,000 लोगों की टीम जानी थी और भैया 700 लोग पहुँचे, तो कहीं ना कहीं बहाना बनाना था। ये तो बड़ी विडम्बना है देश की। बताइए, इतने बड़े पद पे बैठ के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो आप, बीजेपी की थोड़ी हो, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। आपको तो इतनी छोटी बात कर बोलनी नहीं चाहिए थी। ये तो बहुत गलत बात है। आप जरा से 70,000 की रैली, तुम्हारे पास 70,000 लोग वहाँ नहीं पहुँचे, 700 लोग, 600-700 लोग पहुँचे, तो आपने एक प्रोपेगेंडा अलग फैला दिया।
रास्ते से वापस हो गए। उसके बाद कह रहे हो कि मैं बच के निकल आया। अरे इतने बड़ा प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हो, अगर प्रधानमंत्री को खतरा है तो समझो आम जनता तो साला खतरे में अपने आप ही मरे जा रहा है दिन प्रतिदिन। आम जनता का क्या होगा? हमारे पास तो 10,000 फोर्स से तो हमारे पास नहीं लगी है। इतनी फोर्स तो 10,000 फोर्स लेकर के जो इंसान कह दे कि मेरे जान को खतरा है, तो कहाँ तक सच्चाई है ये पूरा देश जानता है, पूरी देश की जनता जानती है कि कौन कितना सच बोल रहा है, कौन कितना झूठ बोल रहा है। मोदी जी नाटक जी भी। हाँ, ये सिर्फ नाटक हो रहा है, सिर्फ चुनाव की सिंपैथी लेने के लिए। वो सिंपैथी मिलने वाला नहीं है। आपके अनुसार मतलब वो सिंपैथी ले रहे हैं, यूपी में चुनाव हार रहे हैं पूरी तरह से? पूरी तरीके से हार रहे हैं ये लोग। हम आपको बता रहे हैं, आने वाले समय में ऐसा दिन आएगा कि विधानसभा में इनके तरफ से कोई पक्ष रखने वाला विधायक भी नहीं बचेगा। इनको ढूंढना पड़ेगा वहाँ पर भी कि मेरे विधायक हैं कि नहीं यहाँ पे। वो स्थिति होगी इनकी, देखना तुम। मतलब धरातल से बिल्कुल ख़त्म किए जा रहे हैं। ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो हिंदुस्तान है, हम लोग क्या है यहाँ पर, हमारे लोग जितने हिंदुस्तान में हैं, सब हिंदुस्तान में क्या है कि बड़े दयालु प्रगति के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। अदर देशों में आप जाइए, उनकी कट्टरता देखिए, आपको पता चल जाएगा हिंदुस्तान के व्यक्ति कितने दयालु हैं। यहाँ पर क्या है कि किसी ने कुछ बोल दिया, 4 आंसू निकाले, आदमी सोचता अरे ये तो प्रधानमंत्री होकर रो रहा है, नहीं नहीं हमें इनके साथ जाना है। ये सोच के लोग हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता इस आंसू के पीछे कितना बड़ा राज है। जिस दिन ये जान जाएंगे इस आंसू के पीछे इतना बड़ा राज है, तो उस दिन जो है इनको कब, जब अर्श में बैठे हैं तो फर्श में कब गिरेंगे इनको पता नहीं कि आम जनता की ताकत क्या होती है। अंतिम सवाल विजय जी से। विजय जी, चुनाव कहाँ से दावेदारी करना चाह रहे हैं? दावेदारी की है या कुछ आगे भविष्य में योजना है कुछ? अभी मेरी कोई दावेदारी नहीं है विधानसभा में, कोई दावेदारी अभी किसी प्रकार का कोई दावेदारी नहीं है। आगे देखेंगे, आगे के तमाम चुनाव और लगे हुए हैं। अगर कोई हाईकमान, कोई पार्टी अगर हमको कहती है कि भाई आप चुनाव लड़ना है, इस काबिल समझेगा तो बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव। और नहीं तो मेरा जो मेन उद्देश्य रहता है संगठन को मजबूत करना, कि संगठन को मजबूत कराओ, और जितना संगठन मजबूत होगा उतनी पार्टी मजबूत होगी। ये मेरा सवाल। आप उत्तराखंड से भी बिलोंग रखते हैं जी, आते हैं वहाँ से आप। उत्तराखंड में क्या स्थिति है कांग्रेस की, थोड़ा बताइए। उत्तराखंड में कांग्रेस जो है फुल बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, जो वहाँ के आम जनता भी जानती है और वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो भी जानते हैं अच्छी तरह से। क्योंकि उत्तराखंड में देखिए इन लोगों ने तो मुख्यमंत्री ऐसे बदला, आप खुद देखने वाले हैं। मुख्यमंत्री रोज़गार दे नहीं रहे, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, दिन प्रतिदिन मुख्यमंत्री दे रहे हैं, रोज़गार दे नहीं रहे। न वहाँ की फैक्ट्रियाँ बढ़वा रहे हैं, न वहाँ के बेरोज़गारों को रोज़गार दे रहे हैं, न पलायन रोकने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता बहुत परेशान है इन लोगों से वहाँ पर। और जनता ने एक मन बना लिया है कि हम अब जो है वहाँ के मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा, वो हरीश रावत जी होंगे। और हरीश रावत जी का वहाँ पर जनता का इतना अच्छा रुझान है रावत जी के ऊपर, इतना अच्छा विश्वास है कि उनको ये पता है कि अगर हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बनते हैं कांग्रेस से तो कहीं ना कहीं युवाओं को नौकरी मिलेगा, वहाँ पर रोज़गार की व्यवस्था होगी, वहाँ पर दूर दराज जो जहाँ सड़कें नहीं की वहाँ सड़कें जाएंगी, और हर आदमी खुशहाल ज़िंदगी अपनी जिएगा। जो पलायन कर चुके हैं वो भी लौट के आएंगे, इस बात का मैं दावा करता हूँ। डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि हरीश रावत नहीं, हम तो बनी नहीं रही है। नहीं, उससे मतलब नहीं होता है, बनने न बनने से मतलब नहीं होता है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं हरीश रावत ही उत्तराखंड में एक ऐसे सूत्रधार हैं, ठीक है, जो अपने दम पे चुनाव जिता सकते हैं, और वो जिता रहे हैं, अपने दम पे ही चुनाव जिता रहे हैं। वहाँ पर मैं हम हकीकत बताओ, चाहे कितने प्रभारी जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई 4 प्रभारी चले जाए, 10 प्रभारी चले जाए, 50 प्रभारी चले जाए, प्रभारियों से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला प्रभारियों से। लेकिन जिनका वहाँ पर अस्तित्व है, जो पहाड़ के बारे में जानकार है, ज़मीनी आधार है उनका, हम जानते हैं उनको, बचपन से जानते हैं कि उन्होंने पार्टी के लिए कितना काम किया, कितना मेहनत किया उन्होंने पार्टी के लिए। उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बेचारे उन्होंने कम से कम 10-10, 20-20 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर पैदल तक गए हैं वो, कि सिर्फ हमारा संगठन मजबूत हो। उत्तराखंड में कितनी सीटें कांग्रेस की? उसी की वजह है कांग्रेस के लोग या अदर लोग, जनता, आम जनता चाहती है कि हरीश रावत जी ही मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड का विकास कराने के लिए। कितनी सीटें उत्तराखंड? उत्तराखंड में हम लोग फुल बहुमत में आ रहे हैं, ये मान के चलिए 50+ हमारा रहेगा सीट वहाँ पे। यूपी में? यूपी में भी ये मान के चलो 150+ सीटें हमारी हैं कांग्रेस की। ये थे हमारे साथ विजय सिंह मरतोलिया जी, जिन्होंने हमारे साथ बेबाकी से अपनी बात को रखा और बताया कि उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में शायद अभी वो गुंजाइश नहीं है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाए। लेकिन फिर भी 150 सीटें जीतने का इन्होंने दावा किया है। इन्होंने बताया है कि जितना मजदूर कर्मचारी लोग हैं वो अभी दबे स्वर में ज़रूर बोल रहा है
कि नहीं ठीक है, भाजपा हमें राशन दे रही है, हमें पैसा दे रही है, वो अच्छा कर रही है। क्योंकि बहुत बड़ा रीज़न बताया उन्होंने, वो कमज़ोर वर्ग से आते हैं, उन्हें सताया जाने लगेगा, सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा सताया जाने लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आस्था ये है कि भाजपा दोबारा इस प्रदेश में शासन ना करे आए। तो ऐसी और लोगों से मिलने के लिए बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।